2 दिन का कहकर राजस्थान गया था शुभम, अब तक आया क्यों नहीं? सिर्फ पार्टी से मिलकर चेक पर सिग्नेचर ही तो करवाना था। आप भी तो जा सकते थे, लड़के को भेजने की क्या जरूरत थी? अरे तो क्या हो गया, लड़के को भेज दिया तो? दुकान में 16 घंटे तशरीफ रखकर बैठा भी मैं रहूं और बाहर की मगजमारी भी मैं ही लूं, ये सही है? वैसे जितनी जल्दी शुभम सब कुछ संभालने की आदत डाल ले उतना अच्छा है, क्योंकि शादी के बाद बीवियां बैठने कहाँ देती है। बैठने भी देगी और आराम भी करने देगी, ऐसी बहू लेकर आऊंगी ना खुद के लिए, जैसी किसी ने सोची भी नहीं होगी। रेखा से बात की है मैंने, कितनों की जोड़ियां मिलवाती है वो। मुझे विश्वास है शुभम के लिए भी कोई ना कोई अच्छा रिश्ता ले ही आएगी। तभी इत्तेफाकन रेखा दरवाजे पर अपनी स्कूटी खड़ी कर चाबी को अपनी उंगली पर गोल गोल घुमाती हुई वहां आती है। किस्मतों को मिलाती हूँ, मैं तो सिर्फ आशीर्वाद कमाती हूँ। ये लो, आ गई खर्च की दुकान। पता नहीं इस बार एक रिश्ता दिखाने के ऊपर कितने पैसे बटोरेगी। क्या जीजा जी, क्या पैसे? रुपए की फिक्र कर रहे हो जीजा जी? आज रेखा जो रिश्ता लेकर आई है उसके सामने ये रुपए पैसे कुछ नहीं है। ऐसी गुणवान लड़की है कि सामने से लोग पूरे 10 लाख देने को तैयार बैठे हैं। बस वो ललिता दीदी को जुबान दे रखी थी मैंने, इसीलिए छुपते छुपाते सीधा यहाँ चली आई। देख लिया आपने, मैं ना कहती थी रेखा है ना, हमारे बेटे की रेखा से मिलती जुलती रेखा वाली दुल्हनिया ढूंढ ही लाएगी। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात, लड़की का हाथ रसोई में ऐसा मंजा हुआ है कि खाने की दिक्कत तो तुझे कभी होगी नहीं। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रखी है लड़की ने, 4 स्टार रेस्टोरेंट में सूस शेफ है। छी 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 छी, तू क्या सभी के सामने मेरी नाक कटवाना चाहती है रेखा? इतने बड़े ऑटोमोबाइल होलसेल वालों के घर जूता साफ करने वाली आएगी तो लोग क्या कहेंगे, और उसके लिए उसे पढ़ाई करने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं 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 भाई, अब वो कितना ही अच्छा खाना क्यों ना बनाती हो, मैं सुसु को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। आजकल तो फोटोग्राम पर फोटो डालने वाले भी खुद को इन्फ्लुएंसर बोल देते हैं। ओहो, दोनों एक से बढ़कर एक है। सूसू नहीं, सू शेफ, मतलब कि शेफ का ही काम करती है। शेफ से एक छोटे पोजीशन में होटल में है लड़की। अब उसे बावर्ची मत समझ लीजिएगा, क्योंकि फिर तो हम भी भंगार वाले कहलाएंगे। चलिए, अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दिन भर नॉनवेज बनवाइएगा और खाइएगा। तूने कंफर्म तो कर लिया है ना रेखा कि लड़की नॉन वेजिटेरियन है या नहीं? पता चला पिछली बार की तरह लड़की प्याज को नॉनवेज बोलने वाली निकल गई। उसमें भी बीच में शुभम ने बात बिगाड़ दी थी, नहीं तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती ना, क्योंकि रेखा का काम माथे की लकीरों से भी ज्यादा साफ होता है। तो फिर ठीक है, जैसे ही शुभम आता है हम चलते हैं लड़की को देखने। शुभम के लिए आए रिश्ते की खुशी में ललिता ढाबे से चिकन तंदूरी मंगवाती है। रात को घर के तीनों सदस्य ढाबे से मंगवाई हुई चिकन तंदूरी के साथ चावल खाने बैठते हैं। आपका बेटा कहाँ अटक गया है? बोला था मैंने उसे डिनर तक पहुंच जाना, मुझे दिल्ली के फेमस निहारी कुलचे और दम फुकत बिरयानी खानी है, पर नहीं, अब तक नहीं आया। ये ढाबे का नॉनवेज मुझसे ना खाया नहीं जा रहा। ललिता यहाँ ये कहती ही है कि वहां सिर्फ निहारी कुलचे और दम फुकत बिरयानी ही नहीं, चिकन विंग्स भी लेकर पहुंच जाता है उसका प्यारा बेटा शुभम। मम्मी मम्मी, भैया 3 3 लड़कियों को साथ लेकर आए हैं। मुझे तो तुम एक भी लड़के से बात नहीं करने देती थी, अब ये क्या है? ललिता दरवाजे की ओर देखती है। उसके बेटे के एक तरफ एक लड़की थी और दूसरी तरफ दूसरी, और तीसरी उसके बेटे के पीछे से आगे झांक रही थी। तुझे शेखावत जी के पास मैंने क्यों भेजा था? पैसे का हिसाब करने, चेक पर साइन करवाने ना। और ये क्या करके आया है तू? कौन है ये 3 लड़कियां? हाँ, मतलब अच्छी बच्चियां हैं, प्यारी है दिखने में, तीनों पढ़ी लिखी लग रही हैं, पर है कौन ये तीनों? सब आपकी ही गलती है पापा। जब भी आपको शेखावत पापा जी से तगादे की बात करनी होती थी, आप बहाना बना देते थे। मेरे बड़े बेटे की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी पेमेंट भेजो। मेरे दूसरे बेटे को लड़की वाले देखने आ रहे हैं, जल्दी पेमेंट क्लियर करो। तीसरे बेटे की पढ़ाई का खर्चा देना है, जल्दी ड्यू क्लियर करो। कभी किसी बेटे का झूठा नाम ले लेते तो कभी किसी का, और इस बार तो आपने हद ही कर दी, मुझे उनके सामने भेज दिया। जब मैंने पापा से पैसे मांगे तो पता है उन्होंने क्या किया? आपके तीनों बेटों के लिए, यानी कि मेरे लिए, अपनी तीनों बेटियों का हाथ दे दिया पैसों के बदले, क्योंकि वो बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। तो पापा जी के पास जो आपके 12 लाख रुपए पड़े थे वो तो गए ही, ऊपर से 3 देवियां आई है जिनका खर्चा अब आपको ही उठाना है। ये सुनते ही सुभाष तो माथे पर हाथ पीट लेता है। तो मुझे क्या बोल रहा है? उसने तेरे हाथ में अपनी बेटी का हाथ दिया और तूने ले लिया। ऐसे ये सब नहीं होता, मजाक है क्या?
सौगात में दुल्हन आ गई। बाजीराव मस्तानी देखकर आया है क्या तू? सॉरी टू इंटरप्ट मम्मा, बट हम सौगात में नहीं आए हैं। पूरे फेरे हुए हैं मेरे शुभम के साथ। हमारे भी। एक लड़के से बात नहीं करने देती मम्मी तुम मुझे, और तुम्हारा बेटा एक मंडप में 3 लड़कियों से शादी करके आया है। दिस इज नॉट डन मम्मी। पहले तो तुम लोग दरवाजा बंद करो। बाहर किसी को भनक लग गई ना इस शादी की तो पुलिस वाले को भेज देगा हमारे यहाँ। डोंट वरी पापा, मैं एक लॉयर हूँ। आई नो हाउ टू हैंडल दिस। और मैं बॉक्सर। अगर किसी ने मुंह खोलने की हिम्मत की तो मुंह पर मुक्का मार दूंगी। और दीदी, जहां तक बात रही एक साथ तीनों बहनों की शादी की, तो हम तीनों ने 7-7 फेरे नहीं लिए। ईशा दी बड़ी है तो उन्होंने 3 फेरे, मैं और जूली ट्विंस हैं तो हमने 2-2 फेरे, तो अक्यूमुलेटेड 7 फेरे। सुनने से ज्यादा ये सोचने में और अजीब था। और अब किया भी क्या जा सकता था। सुभाष अपनी तीनों बहुओं को अपना लेता है। अगली सुबह। आज ससुराल में तुम तीनों की पहली सुबह है। अगर इस घर में शांति से रहना है तो मम्मी को खुश करना होगा, और मम्मी को पसंद है नॉनवेज। तो तुम तीनों में से कौन नॉनवेज बनाना जानती हो? यू छी। शट अप शुभम। मतलब किसी की जान की वैल्यू नहीं है तुम्हें? तुम किसी को मारकर खाने की बात कर रहे हो। हम तीनों बहनें वेजिटेरियन हैं। पापा तुम्हारे क्लाइंट थे, तुम्हें ये भी नहीं पता कि हम वेजिटेरियन हैं? 3 शादी से शुभम को इतना झटका नहीं लगा होगा जितना अपनी बीवियों की बात सुनकर उसे लग गया था। एक काम करो कीर्ति, तुम मेरे मुंह पर मुक्का मार दो, और जूली तुम केस हैंडल कर लेना। बाकी ईशा, मेरी मौत पर तुम चूड़ियां फोड़ कर रो लेना, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। अगर मम्मी मान जाती तो मोहल्ले वालों से लेकर रिश्तेदारों तक सब कुछ संभल सकता था, पर अब तुम तीनों को नॉनवेज ही नहीं बनाना आता तो क्या ही कुछ मैनेज होगा। आराम से पतिदेव, इस तरह हड़बड़ाते नहीं है। गो विद द फ्लो। बाकी आपकी लॉयर साहिब है ना, मैं देख लूंगी। फिलहाल सिस्टर्स गेट रेडी, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। हमारी मुंह दिखाई की रस्म जो है। ईशा अपनी सास के फोन से सोसाइटी के ग्रुप में मैसेज करके सभी को 11 बजे अपने ससुराल बुला लेती है। दरवाजे से सभी अंदर आते हैं और उन्हें तैयार मिलती हैं 3-3 दुल्हनियां घूंघट ओढ़े। कल तक तो आप मुझे रिश्ता लाने को बोल रही थी और आज ये मुंह दिखाई के लिए बुला लिया। ये सब क्या है ललिता दीदी? आपको मैं ही मिली थी और यहाँ एक रिश्ते के लिए 2.5 लाख रुपए नहीं हो रहे थे और वहां 3-3 रिश्ता कर लिया। पैकेज लिया है क्या? वैसे बाकी दोनों बच्चियों की शादी किससे हुई है? आपके घर में हमारे शुभम के अलावा तो कोई लड़का है नहीं। पर आप लोगों को किसने बताया कि हमारे यहाँ किसी की शादी हुई है? मैंने बताया है पतिदेव। वो क्या है आंटी जी, पहले जमाने में जैसे दहेज में लड़की के साथ पूरा मायका आते था, वैसे मेरे साथ मेरे जिगर की ये दोनों टुकड़ी आई हैं। बचपन से मैंने मेरी बहनों को पालकर बड़ा किया है। हम जहाँ भी जाते हैं साथ ही जाते हैं। तो मुंह दिखाई तो आपको हम तीनों की ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इस घर में हमारा भी तो पहला दिन है। बिल्कुल। मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। तीनों बहनों का घूंघट उठाया जाता है। उसके बाद जूली और कीर्ति वहां से उठकर अपने अपने काम पर लग जाती हैं। जूली लग जाती है सभी के लिए गर्मा गर्म खाने बनाने में और कीर्ति रिटर्न गिफ्ट्स का इंतजाम करने में। ये क्या जूली बेटा, पहली रसोई की रस्म तो तुम्हारी दीदी को करनी थी और खाना तुमने बना दिया। पता है आंटी जी, पहले के जमाने में किसी लड़के के बारे में जानने के लिए उसके दूर के रिश्तेदारों और गांव के लड़कों को देखा जाता था। कहते थे जिस गांव के एक लड़के के संस्कार अच्छे होंगे वहां सभी बच्चों के संस्कार अच्छे होंगे। तो अगर छोटी बहन ऐसा खाना बना रही है तो बड़ी बहन के खाने का आप सोच ही सकती हैं क्या स्वाद होगा। मैं और दीदी अलग थोड़ी ना है। जूली एक एक कर सभी को खाना परोसती है। दाल, चावल, नान, बिरयानी, क्या कुछ नहीं था खाने में, मानो पूरा मेन कोर्स परोस दिया गया हो। एक तो बहू का चेहरा पसंद है, ते दूजी हाथ की रसोई पसंद है, और तीजा ये लिफाफा पसंद है जिसे आप गाने में ऐड करना भूल गई आंटी जी। आप बड़ों के लिए रिटर्न गिफ्ट तो रेडी रखना ही था ना, तो यही सही। पहले तो मैं जरा तुझसे नाराज थी ललिता, पर तेरी बहू और उसकी बहनों ने मेरी नाराजगी दूर कर दी। ऐसा खाना बनाया है और वो भी प्योर वेज, मजा आ गया। ऊपर से हमें रिटर्न गिफ्ट भी मिल रहा है। इसे कहते हैं असली गेट टुगेदर। मेहमानों को स्वादिष्ट खाना खिलाकर रिटर्न गिफ्ट देकर ललिता की तीनों बहुएं विदा कर देती हैं। आज तो तुम लोगों ने ये बात छुपा ली, पर कब तक छुपा लोगी? हमें किसी से कुछ नहीं छुपाना और आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हमने ये सारा ड्रामा किया। अब हमें कोई देखेगा भी तो उन्हें कोई शक नहीं होगा। तो अब आप भी तैयार हो जाइए ना मम्मी जी। तुम तीनों शाकाहारी हो, मुझे घास फूस खिलाकर मार दोगी। याद रखना, तुम्हारी मेरे बेटे से शादी हुई है, मुझसे नहीं। तो मुझे खुश रखने की कोशिश मत करो, अपने पति के साथ खुश रहो तीनों। दोपहर को तीनों बहनें एक साथ बैठी हुई होती हैं और इस बारे में डिस्कशन करती हैं। बताओ दीदी, क्या करना चाहिए? तुम दोनों ने तो अपना काम बहुत अच्छे से किया है,
पर मुझे लगता है कि हमें अपने पति को बचाने के लिए और इस घर में शांति लौटाने के लिए मम्मी जी को नॉनवेज बनाकर खिलाना ही पड़ेगा। तो फिर तुम बना लो नॉनवेज दीदी, मुझसे उम्मीद मत रखना, मैं नहीं नॉनवेज बनाने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। पर यह भी तो हो सकता है ना कि हमारी नॉनवेज से प्यार करने वाली सासू माँ को कभी टेस्टी वेजिटेरियन खाना खाने को मिला ही ना हो, और अगर हम उन्हें मसालेदार वेज खाना ही खिला दे तो हो सकता है वो नॉनवेज को भूल जाए और वेज खाने के साथ हमें भी एक्सेप्ट कर ले। और इसी थॉट पर तीनों बहनें एक साथ शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। सच कह रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है दीदी, सब हमें क्यों देखे जा रहे हैं? कभी नई नवेली दुल्हन नहीं देखी क्या? किसी को मुक्का बुक्का मत मार देना। अब हम किसी के घर की बहू हैं तो बस सबके चेहरे याद रख। लास्ट में एक बार अपने ससुराल के अंदर का मसला संभल जाए, फिर सभी को ठीक किया जाएगा। तभी कीर्ति की नजर मॉल के अंदर के एक स्टाफ पर पड़ती है जो लगातार उसे घूरे जा रहा था। इसे तो मैं बाद में बचाती हूँ, पहले अच्छी बहू बन जाऊं। कटहल, पनीर, मशरूम, केले के फूल और सोयाबीन लेकर तीनों बहुएं घर पहुंचती हैं। मैं तब तक जाकर मम्मी जी के पैरों की मालिश करती हूँ, तब तक आप दोनों कार्यभार संभालो, भगवान ने चाहा तो कुछ अच्छा बन ही जाएगा। कीर्ति अपनी सास के कमरे में जाती है। अब हम तीनों वेजिटेरियन हैं, इसमें हमारी तो गलती नहीं है ना मम्मी जी, पर हम आपको जो पसंद है आपको हम बिल्कुल वही खिलाने की पूरी कोशिश करेंगे और उसी की तैयारी किचन में हो रही है। तब तक मैं आपको ये थोड़ी एक्सरसाइज करवा दूं। वो मैंने देखा है कि आप कैसे झुककर चलने लग गई हैं। कुछ दिनों की बात है, फिर आपकी हड्डियां जवाब देने लगेंगी, तो क्यों ना अभी एक्सरसाइज शुरू कर दी जाए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर हो जाएगी ना तो घुटनों का दर्द, कमर दर्द और बेकार की स्ट्रेच सब गायब हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर बता तू क्या करना है। कीर्ति डंबल लेकर अपनी सास के पास आती है और उन्हें एक्सरसाइज करवाना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ ललिता की बाकी बहुएं रात के डिनर की तैयारी में लगी थी। सोया चाप, कटहल बिरयानी, वेज कीमा, वेज सीख कबाब, चिली पनीर। वेज खाने से प्रॉपर नॉनवेज का टेस्ट लाने के लिए जो किया जा सकता था वो सारी सब्जियां बना दी मैंने और सारे फ्लेवर्स भी वैसे ही डाल दिए। अब बस भगवान ने चाहा तो हम पास हो जाएंगे, नहीं तो पता नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि माँ खुश रहे। रात को जैसे ही शुभम और सुभाष घर लौटते हैं, घर की तीनों बहुएं डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती हैं और खाने की खुशबू ऐसी आती है कि एक बार के लिए ललिता से भी रहा नहीं जाता। कोई नया नॉनवेज रेस्टोरेंट खुला है क्या? मछली सी भी स्मेल आ रही है, और ये क्या चिकन बिरयानी। सब कुछ आपके लिए खास करके बनाया मम्मा। बचपन में मुझे माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ, पर मेरी बहनों के लिए माँ मैं ही थी, पर मेरे लिए कोई नहीं था। पापा को काम से ही फुर्सत नहीं थी। सोचा था माँ का प्यार नहीं तो सास का ही सही, पर शादी की बात आई तो आप देख ही सकती हैं कि ऐसी शादी हुई हमारी कि इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट ही है। हमने कोशिश पूरी की है, आशा करती हूँ आपको खाना पसंद आएगा। ललिता खाना खाना शुरू करती है। उसे सारा खाना इतना अच्छा लगता है कि वो एक के बाद एक सारा खाना चट कर जाती है। आज पहली बार है कि नॉनवेज खाकर तुमने शिकायत नहीं की ललिता, नहीं तो तुरंत कह देती हो स्वाद नहीं आया। मेरी बहू का बनाया हुआ वेज खाना यहाँ आसपास के रेस्टोरेंट और ढाबों के नॉनवेज से भी स्वादिष्ट बना था, तो क्यों ही कमी निकालती। ये वेज था, बिरयानी भी? जी। अरे वाह, फिर तो ये अचीवमेंट है। मुंह लटका कर रखने की जरूरत नहीं है तुम तीनों को। मैंने कहा ना, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मैंने तुम तीनों को अपना लिया है और अब तुम तीनों भी खाना खा लो, मैं कमरे में जा रही हूँ। इस दिन के बाद से ललिता का व्यवहार अपनी तीनों बहुओं की तरफ ठीक हो जाता है। वो जो भी वेजिटेरियन खाना परोसती, ललिता उसे खा लेती। सब कुछ अच्छा था। फिर एक रोज, कुछ तो जादू किया है ईशा तूने, जो तेरे आने से तेरी सास बदल गई, वरना नखरे बड़े थे इसके। अपने बेटे की शादी के बड़े सपने देख रही थी ललिता की, ये करेगी वो करेगी। हर किटी में यही डिस्कस करते थे हम, पर फिर शुभम ने भागकर शादी कर ली। पर हैरानी की बात यह है कि ललिता ने इस सब के साथ एक्सेप्ट कर लिया। सही में ईशा, एक बार मोहल्ले में ऐसी तगड़ी लड़ाई हो गई थी तेरी सास की कि क्या बताऊं। अपने स्वाद को लेकर कितने रेस्टोरेंट बंद करवा दिए इसने। पर सच में मैंने तो सुना था कि सास बनने के बाद औरतें बदल जाती हैं, पर तेरी सास तो ऐसी बदली कि पिघलकर पानी हो गई। तुम सब यहाँ किट्टी पार्टी करने आई हो या मेरी बहू को मेरी कहानियां सुनाने? हो गया ना, बेकार में क्यों परेशान कर रही हो बच्ची को। दूर बैठी जूली सारी बातें सुन रही थी। ये कुछ ज्यादा ही हो गया, दिमाग खराब हो जाएगा ऐसे तो मेरा। जब देखो वही चीज, जब देखो वही खाना। नॉनवेज नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। थोड़ा बाहर वॉक करने जाना पड़ेगा, नहीं तो दिमाग फट जाएगा। जूली बाहर वॉक करने चली जाती है और घूमते घूमते मॉल के अंदर पहुंचती है, जहां उसकी नजर उसी स्टाफ पर पड़ती है जो कुछ दिनों पहले कीर्ति को घूर घूर कर देख रहा था। उस दिन तो मैंने तुझे छोड़ दिया था, आज लग रहा है पुलिस स्टेशन जाकर ही मानेगा तू। आप गलत समझ रही हैं। मैं तो आपको इसलिए देख रहा था
क्योंकि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ललिता आंटी बुरी नहीं है और खाने को लेकर ना ही बावली। वो क्या है कि उन्हें अपनी दादी से बड़ा प्यार था और उनकी दादी जो कि मेरे ही गांव की थी, लाजवाब चिकन कोरमा बनाती थी, बड़ा स्वादिष्ट होता था। आज दादी तो रही नहीं, तो वैसा स्वाद आंटी जी को कहीं मिलता नहीं। तो स्वाद के जरिए वो उन यादों को ढूंढना चाह रही थी और कुछ नहीं। मतलब आपका और मम्मी जी का गांव एक ही है? तो आपके गांव में कोई तो बड़ा बुजुर्ग होगा ना जिसे पता होगा दादी की रेसिपी। पर उसके लिए आपको मेरे गांव चलना होगा। और जूली उस स्टाफ के साथ पहुंच जाती है अपनी सास के गांव। मम्मी जी का जन्म इस छोटी सी प्यारी सी झोपड़ी में हुआ था। कितना प्यारा है ये। और ये खिलौने लोहे के और बर्तन मिट्टी के। वाव! मम्मी जी को जो स्वाद चाहिए वो स्वाद इन्हीं बर्तनों में बने खाने से आ सकता है सिस्टर। और इन खिलौनों से लौट सकती हैं यादें। कीर्ति ऑनलाइन नॉनवेज की तरह टेस्ट करने वाला वेज सप्लीमेंट ऑर्डर करती है और उसे गांव से लाए हुए बर्तनों पर ही पकाती है। अपने पूरे हॉल को अपनी सास के गांव की थीम पर ही तैयार कर देती हैं। हॉल से डाइनिंग टेबल हट जाता है और खाना परोसा जाता है, जमीन पर मिट्टी के बर्तनों में। अपनी सहेली के यहाँ गई ललिता जैसे ही घर लौटती है, अपने गांव के पुराने दोस्तों, वही बर्तन खेल खिलौने को देखकर उसकी आंखें छलक आती हैं। चाची, कितनी बूढ़ी हो गई हो तुम, पहचाना मुझे? मैं तो तुझे पहचान ही रही हूँ। वैसे बुढ़ापा शक्ल में झलकता है तेरे। मुंह पर बेइज्जती, यही तो मिस कर रही थी मैं। गोविंद, तू कैसा है? तू तो बड़ी मोटी हो गई। तुझे पता है, तेरे पीछे गांव वाले तुझे बहुत याद करते थे। मम्मी जी, आपका फेवरेट चिकन कोरमा बनाया, खाइए तो। चिकन कोरमा जो असल में एक वेजिटेरियन डिश थी, सभी के सामने परोस दी जाती है, पर इस बार ललिता का ध्यान खाने पर था ही नहीं। उसका ध्यान तो अपने गांव की खुशबू और लोगों पर था। उसे ये डिश इतनी पसंद आती है कि उसकी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और इस दिन के बाद तीनों वेजिटेरियन बहुएं अपनी नॉन वेजिटेरियन सास को यही डिश बनाकर खिलाती और खुश रखती। क्या हुआ आरती, आज कुछ ज्यादा ही जल्दीबाजी में काम खत्म कर रही हो? कहीं पर जाने की जल्दी है क्या? कहीं जाने की तो जल्दी नहीं है जेठानी जी, लेकिन कल रात आपने सुना नहीं माँ जी ने क्या कहा? अच्छा, वो साड़ी और गहनों की बात। हाँ हाँ, बिल्कुल वही। माँ जी कह रही थी ना कि घर के सारे काम जल्दी जल्दी खत्म करके मौसी जी के आने की तैयारी जो कोई भी करेगा उसे अपने साड़ियों के कलेक्शन में से एक साड़ी और ज्वेलरी सेट में से एक ज्वेलरी सेट मिलेगा। क्या आरती, तुम भी, तुम्हारी शादी को 2 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, अभी तक तुम हमारी माँ जी को समझ नहीं पाई। मैं क्या, लगता है तुम घर के सारे काम करोगी, तुम आज खुश हो जाएगी माँ जी। अरे माँ जी को आईने के सामने से फुर्सत ही कहाँ मिलती है कि वो घर में क्या हुआ क्या चल रहा है ये सब देखे। अगर माँ जी से कुछ पाना है या फिर उन्होंने कुछ देने का लालच दिखाया है तो वो पाने के लिए बस उनके आगे पीछे करते रहना, उनकी भाषा बोलते रहना। अगर वो कहे दिन में अंधेरा और रात में उजाला होता है तो बस उनके हाँ में हाँ मिलाते रहना, फिर तुम्हें जो चाहिए वो अपने आप मिलता रहेगा। फिर घर के काम कौन करेगा? सास चाहे साड़ी दे दे या ज्वेलरी, इन कामों से तो हमारी छुट्टी नहीं है। काम हमें ही करने हैं, लेकिन बस अपने तरीके से, धीरे से, आराम से। ये एक दिन का थोड़ी ना है, रोज का है। ये है जानकी और आरती, सविता शाह की 2 बहुएं। सविता जी को खुश करने के लिए उनके आगे पीछे करना और बस सविता जी की बोली बोलना, यही इन दोनों का काम है। सिर्फ यही नहीं, इस घर में सभी लोग सविता जी की हर एक बात सुनते हैं, मानते हैं और उनके इशारों पर नाचते हैं, जैसे सविता जी इस घर की मालकिन हो और बाकी सब। कब से देख रही हूँ तुम दोनों किचन में क्या खुसर फुसर कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, वो आरती कह रही थी कि आज हम सबके लिए पुलाव बनाते हैं। क्या मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो जेठानी जी? माँ जी, वो मैं कह रही थी कि मौसी जी जा रही है ना, तो उनके लिए हम पुलाव बनाएंगे, बड़ी खुश हो जाएंगी वो। आप क्या कहती हो, आप बताओ। हमें तो वही करना है जो आपको पसंद आता हो। मेरी बहन को क्या पसंद है वो तुम दोनों से ज्यादा मुझे पता है। मेरी बहन आ रही है और तुम्हें अपने पसंद का कुछ बनाना है। मेरी बहन पुलाव चाउमीन ये सब नहीं खाती। मेरी बहन को कुछ तड़कता भड़कता बनाओ, बाजरे की रोटी, सेव टमाटर का साग, ऐसा कुछ। अपना काम बचाने के लिए बस दाल चावल बना रही हो। कुछ ज्यादा ही कामचोर हो गई हो तुम दोनों। नहीं नहीं माँ जी, वो तो बस ऐसे ही, हमें पता नहीं था ना मौसी जी को क्या पसंद है, इसलिए अब आपने बता दिया है तो सब कुछ उनके पसंद का ही बनेगा।
सास जैसे ही जानकी और आरती को मौसी जी के पसंद के बारे में बताती है, अब ज्यादा खाना बनाना पड़ेगा ये बात सोचकर आरती और जानकी का चेहरा उतर जाता है। अब इस उतरे हुए चेहरे पर रोशनी कैसे लानी है सविता को तो अच्छे से पता है। जैसे ही जानकी और आरती ना चाहते हुए भी किचन में मौसी जी के लिए खाना बनाने जाती है, सविता तुरंत मौसी जी को फोन घुमाती है और फिर क्या शुरू हो जाती है दोनों बहनों की बातें। हाँ गीता, कब आ रही हो तुम? मेरी दोनों बहू देखो तुम आ रही हो तो ये बात सुनकर अभी से ही तुम्हारे स्वागत की तैयारी में लग गई है। हाँ हाँ जाना है, कल लड़की देखने जाना है। हमारे विराज के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया है। लगता है इस बार बात पक्की हो ही जाएगी। तुम्हारे आने की खुशी मुझसे ज्यादा तो मेरी बहुओं को हो रही है। अब बस तुम्हारा इंतजार है। क्या तुम स्टेशन पर हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा सामान है, इतना क्या लेकर आई हो? अच्छा, राजस्थान से दोनों बहुओं के लिए तुम चनिया चोली लेकर आई हो? अरे इतना सब करने की क्या जरूरत थी। खैर अब लेकर आई हो तो मैं आती हूँ तुम्हें स्टेशन पर लेने। दोनों बहुओं के उतरे हुए चेहरे देखकर सविता अपनी बहुओं को चनिया चोली का लालच देती है। फिर क्या, उनके उतरे हुए चेहरे तुरंत खिल जाते हैं और दोनों बहू हंसी खुशी से मौसी जी के स्वागत में लग जाती है। ये सविता का हमेशा का ही था। जैसे ही दोनों बहू कुछ काम चोरी कर ली या फिर सविता का सुनने से इनकार कर दे, वो तुरंत अपनी बहू को कुछ न कुछ लालच देती थी और बेचारी दोनों बहू कुछ मिलेगा इस चक्कर में हमेशा वही करती थी जो सास चाहती थी। यूं मानो सविता तो एक ही थी, लेकिन सविता को और दो जुबान थी, और एक आरती और एक जानकी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सविता के पास एक ही काम था, अपनी दोनों बहुओं को अपने इशारों पर नचाना। सविता को 3 बेटे थे। जैसे सविता ने सोचा था 2 बहू बिल्कुल वैसे ही मिली थी। अब सविता को इंतजार था तीसरी बहू का। तुम्हारे शहर आना तो आसान है, लेकिन शहर से तुम्हारे मोहल्ले तक आने में जान छूट जाती है। ऊपर से ये भारी भरकम सामान। तुम्हें चनिया चोली चाहिए थी तो तुम मुझे कह देती, मैं लेकर आती राजस्थान से। तुम्हें ये चनिया चोली यहाँ से लेने की क्या जरूरत थी? अरे धीरे बोलो, ये चनिया चोली मैंने खरीदी है ऐसा नहीं बताना है। ये चनिया चोली तुम लेकर आई हो आरती और जानकी के लिए राजस्थान से, ऐसे बताना है। ऐसा क्यों? क्या चक्कर चल रहा है, जरा साफ साफ बताना। घर में 2-4 काम ज्यादा बढ़ गए तो आरती और जानकी के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। फिर उनके चेहरे उतरे हुए देखकर उनको खुश करने के लिए मैं कभी कभी ऐसे लालच देती रहती हूँ, ताकि वो मेरे इशारों पर नाचती रहे और मेरे घर के सारे काम खुशी से करती रहे। अब तुम आ रही हो तो तुम्हारा स्वागत ठीक से हो, तुम्हारे स्वागत में कोई कमी ना हो, इसलिए ये चनिया चोली एक तरह का लालच है अपनी बहू को खुश रखने का। अरे वाह दीदी, तुम तो बिल्कुल अनुभवी सास बन गई हो। बहू को काबू में कैसे रखना है कोई तुमसे सीखे। दीदी लेकिन एक बात ध्यान में रखो, तुम्हें लगता है कि हर कोई घर में सिर्फ तुम्हारी बातें सुनता है, लेकिन जरा संभल कर, क्योंकि मैंने सुना है शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। मुझे डर है कि विराज के लिए कोई ऐसी लड़की ना मिल जाए पूरे घर को उंगलियों पर नचाने वाली। सविता को अपनी उंगली पर नचाए। गीता तो इस बात की चिंता मत कर, शेर हो या सवा शेर, बहू को कैसे संभाला जाता है मुझे अच्छे से पता है। एक नहीं 2 बहू संभाल रही हूँ। मेरी बहुएं मेरे सामने आंख भी बड़ी नहीं करती। मैं आजकल की बहुएं देखती हूँ ना, बिल्कुल बदतमीज और सास से जुबान लड़ाने वाली होती है। बस एक बार मेरे विराज की शादी हो जाए और तीसरी बहू इस घर में आ जाए, फिर तीनों बहुओं पर अपना घर सौंप के मैं सविता बहू कैसे संभाले जाए इस नाम से ट्यूशन क्लास ओपन करने वाली हूँ। क्या दीदी, आप भी हंसी मजाक का एक बहाना नहीं छोड़ती। वैसे विराज की शादी से याद आया, आपने एक बार खास मुझे विराज के लिए लड़की देखने बुलाया है, तो आप बताओ कब जाना है? अरे हमें जाना नहीं है, वैसे तो वो गांव के लोग हैं, कुछ सालों से पहले मुंबई रहने आए हैं, कल वहीं आ रहे हैं हमारे घर हमसे मिलने। अगर हमें लड़की पसंद आती है तो फिर कल ही रिश्ता तय कर देंगे। सविता जी, आप एक बार विराज से तो पूछ लीजिए उसे शादी करनी है या नहीं। हमारा क्या, हम लड़की पसंद कर लेंगे, लेकिन उसके जिंदगी का सवाल है। आप कब से मुझसे सवाल जवाब करने लग गए? और रही बात विराज की, तो विराज मेरी हर एक बात मानता है, बस लड़की दिखाने की देरी है। अगर मैंने हाँ कहा तो विराज को मुंडी हिलाने में कितना ही वक्त लगेगा। लेकिन माँ, भैया पढ़े लिखे हैं, उनकी खुद की भी तो कुछ पसंद होगी। आप उन्हें तो पूछ लीजिए कि उन्हें कैसी लड़की चाहिए। टीना, आज तक इतनी बड़ी जुबान इस घर में मुझसे किसी ने नहीं लड़ाई। घर में 2 बहुएं हैं, लेकिन उन्होंने भी नहीं। तुम्हें अपने पसंद के कॉलेज जाने दे रही हूं ना, तो बस अपनी जुबान अपने तक ही सीमित रखो, वरना विराज की बहन अगले कुछ ही महीनों में तुम्हारा नंबर लगाने में मुझे देरी नहीं लगेगी।
प्यार से समझ आए तो प्यार से, और प्यार से ना समझ आए तो फिर डरा धमका कर सविता के घर गृहस्थी चल रही थी। घर के हर एक सदस्य को अपने नजरों से सविता ने अपने काबू में कर लिया था। सविता के घर में वही होता था जो सविता कहती थी। अभी शादी करने का विराज का मन नहीं था, लेकिन फिर भी सविता चाहती थी कि घर में तीसरी बहू आए, इसलिए सविता अपने बेटे को घोड़ी पर चढ़ा रही थी। और बेचारा विराज, वो तो अपनी माँ के सामने कुछ बोल ही नहीं पाया। माँ ने लड़की दिखाई और विराज ने हाँ कह दिया। फिर क्या, अगले कुछ महीनों में बड़े ही धूमधाम से सविता की तीसरी बहू पूजा सविता के घर में एंट्री करती है। और फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, शादी के कुछ दिनों बाद। चलो, सबका नाश्ता टेबल पर स्वागत है। चटपटा वड़ा पाव और समोसा आप सबका इंतजार कर रहा है। शादी के कुछ ही दिनों में पूजा शाह परिवार में अच्छे से घुल मिल जाती है। शादी की सारी रस्में अभी अभी खत्म हुई थी। पूजा और विराज 4 दिन पहले ही मनाली घूम कर आए थे। पूजा को अभी ससुराल की चीजों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। थोड़ा बहुत गृहस्थी में हमें भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा पूजा मन ही मन सोचती है। और फिर सुबह उठते ही तैयारी होती है और सबके लिए नाश्ता बनाती है। और बस वही अपने हाथों से बनाया हुआ नाश्ता अपने घर वालों को खिलाने के लिए डाइनिंग टेबल पर सजाकर पूजा सबको आवाज लगा रही थी। तभी पूजा कुछ चेहरे से डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी। तभी सविता अपने कमरे से बाहर आती है और, छोटी बहू, किससे पूछकर तुमने ये नाश्ता बनाया? घर में सास है, ससुर है, नाश्ते के लिए क्या बनाना है? इतनी सीधी सी बात अपने सास को पूछनी चाहिए। तुम्हारे अंदर इतनी भी तमीज नहीं है। माँ जी, इसमें तमीज की कौन सी बात है? मुझे नाश्ते में यही सब बनाना आता है और मैं हमारे घर पर भी यही बनाती थी जब मुझे छुट्टी रहती थी। मुझे लगा आप सबके लिए भी चेंज हो जाएगा और मुंबई का वड़ा पाव आप लोगों को भी पसंद आएगा, इसलिए मैंने ये बनाया। हर घर तुम्हारे जैसा नहीं होता। इस घर के कुछ नियम हैं। कौन से दिन क्या नाश्ता बनेगा ये भी, और इस घर में रहना है तो वो सारे नियम तुम्हें मानने भी पड़ेंगे। मैं बचपन से अपने तरीके से जीती आई हूँ। किसी भी नियम में खुद को जकड़ कर रखना मुझे ज़रूरी नहीं लगता। और रही बात नाश्ते की, तो अगर सोमवार को आपने पोहा बनाने का नियम लगाया है और उस दिन मुझे उपमा खाना है, तो फिर नियम ज़्यादा ज़रूरी है या फिर मेरा मन? मुझे ही क्या, किसी को भी अपने मन को मारकर जीने का कोई शौक नहीं होता। आज तक इस घर में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आगे आप बड़ी हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इस घर में रहने वाले हर एक सदस्य को अपने मन से जीने का अधिकार है। आपकी सभी चीज हम नहीं मान सकते। जो सही है वो मान लेंगे और जो गलत है उसे गलत ही कहेंगे। आज पहली बार घर में सविता से इस तरह से किसी ने बात की थी। पूजा की बातें सुनकर सविता का चेहरा लाल हो गया था, आंखें गुस्से से गर्म हो गई थी। सविता वहां से तुरंत अपने कमरे में आती है और अपनी बहन को फोन लगाती है। अपमान, 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 घोर अपमान। आज तक मेरे सामने इतनी बड़ी आवाज में किसी ने बात नहीं की। मेरे घर में मुझे जुबान लड़ाने की हिम्मत किसी में नहीं है। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब से लेकर आज तक इस घर में हर एक की जुबान पर वही है जो मेरे मन में है। मैं जो कहती हूँ वैसा ही करते हैं सब। मैं जो कहती हूँ वही बोलते हैं सब। और ये कल की आई हुई लड़की मुझे बताएगी मेरे घर में नाश्ते के लिए क्या बनेगा। गीता, ये अपमान मुझसे अभी और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मन तो कर रहा है अभी उसका हाथ पकड़कर उसे धक्के मारकर इस घर से निकाल दूं। शांत दीदी, शांत। बहू को आए हुए 2 महीने नहीं हुए हैं और अभी इतने कम दिनों में उसने ऐसा क्या कर दिया जो तुम गुस्से से लाल लाल हो रही हो? तुम्हें तो पता है हमारे घर में कौन से दिन नाश्ते में क्या बनेगा। हमने सब तय करके रखा है। मैंने सब अपने मन से सबके स्वास्थ्य का ध्यान रख के तय किया है। और ये कल की आई हुई लड़की मुझे बिना पूछे मेरे किचन में घुसकर घर वालों के लिए नाश्ता बनाती है और घर वाले चटक चटक के खाते हैं, वो भी मेरे मना करने के बावजूद। और वो कल की आई हुई लड़की मुझे ज्ञान भरती है कि अगर सोमवार के दिन आपने पोहा बनाने का तय किया है और अगर मुझे कुछ अलग खाना है तो फिर मैं पोहा क्यों खाऊं? मन मार के मेरे घर में क्यों रहूं? उसकी बातें, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। ओफो दीदी, तुम इतना और रिएक्ट कर रही हो कि मुझे लगा उसे तुम्हें बिना पूछे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है। नाश्ते की ही तो बात है, उसे पता नहीं होगा तुम्हारे घर में क्या बनता है। और अगर पता भी होगा तो उसका मन क्या होगा कुछ बनाने का। एक दिन तुम्हारा नहीं सुना इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब वो तुम्हारा कुछ नहीं सुनेगी। गुस्सा छोड़ दो, ये बिल्कुल छोटी सी बात है। और फिर भी अगर तुम्हें लगता होगा कि इस घर की
इस लड़की के आने की वजह से तुम्हारी कोई बात इस घर में नहीं मानेगा। तो शायद तुम्हें याद होगा, मैं पिछली बार आई थी तब मैंने तुमसे कहा था, दीदी तुम इस घर की मुखिया हो, सब तुम्हारी बात मानते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस बात का बिल्कुल घमंड मत करो, क्योंकि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। शायद अपनी छोटी बहू के रूप में तुम्हें वो सवा शेर मिल गया होगा। मैं यहाँ गुस्से में हूँ और तुम्हें उटपटांग बातें सूझ रही है। ये घर मेरा है, इस घर में हमेशा वही हुआ है जो मैंने चाहा है। वो कल की आई हुई लड़की ना तो मेरी जगह ले सकती है और ना ही मेरे निर्णय बदल सकती है। उसने आज तक एक सांस नहीं संभाली है, लेकिन मैं उसके इस घर में आने से पहले दो दो बहू संभाल रही हूँ। वो चाह रही होगी मनमानी करना, लेकिन शायद उसे पता नहीं जिस खेल में अभी वो प्रवेश कर रही है उस खेल की मैं पुरानी खिलाड़ी हूँ। अगर वो सवा शेर है तो मैं उसे दिखाऊंगी सवा शेर को भी सास होती है और सास को उसे सुनना पड़ता है। मेरे लालच के सामने जानकी टिक नहीं पाई, आरती टिक नहीं पाई। ये कौन से खेत की मूली है? अगर प्यार से नहीं मानेगी तो लालच देकर, और लालच देकर नहीं मानती है तो फिर गुस्से से मैं छोटी नकचड़ी को भी अपने काबू में करके रहूंगी। वाह दीदी, तुम इतने गुस्से में हो फिर भी तुम्हारा हौसला बुलंद है। तुम्हारी छोटी बहू को देखकर लगता नहीं है कि वो तुम्हारे काबू में आएगी। फिर भी तुम्हारे इस नए निश्चय के लिए मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। पूजा ने सविता से जो कुछ भी कहा था उस बात के लिए सविता पूजा से काफी नाराज हो गई थी, क्योंकि पहली बार सविता के घर में सविता की बात मानने से किसी ने इनकार कर दिया था। जब ये बात सविता अपनी बहन गीता को बताती है तो गीता शेर को सवा शेर मिल गया ऐसा कहकर सविता के साथ हंसी मजाक करती है। गीता के बातों को दिल पर लेकर सविता जैसे आज तक घर के हर सदस्य को सविता ने अपनी उंगलियों पर नचाया है, वैसे ही पूजा को भी नचाकर ही रहेगी। जैसे घर का हर सदस्य सविता की बातें मानता है, इस तरह पूजा भी एक दिन सिर झुकाकर सविता की सारी बातें मानेंगी ऐसा ठान लेती है। और फिर अगले दिन से घर में शुरू हो जाती है सास बहू की जुगलबंदी। त्योहार आ रहे हैं, मैंने साड़ी वाले भैया को घर ही बुला लिया है। तुम तीनों त्योहारों के लिए साड़ियां पसंद कर लो। साड़ी वाले भैया आ ही गए। भैया जी, आपके लिए कुछ चाय पानी लाऊं? नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं साड़ियां दिखाना शुरू करता हूँ। जानकी, आरती और पूजा अपने लिए अपने अपने पसंद की साड़ियां बाजू में रखते हैं और फिर सविता उन्हें बाजू में रखी हुई साड़ियां देखती है। ये क्या साड़ियां निकाली है तुम सबने? साड़ियों की कुछ पसंद है या नहीं तुम्हें? भैया आप और साड़ियां दिखाओ, मैं पसंद करती हूँ तुम तीनों के लिए साड़ियां। माँ जी, आपने ही तो कहा सब अपने अपने पसंद की साड़ियां खरीदो, हमने बस वही किया। अब आप हमारी पसंद को साइड में रखकर आपकी पसंद की साड़ियां हमें दिला रही हैं, ये ठीक थोड़ी ना है। आपकी पसंद हमारी पसंद अलग अलग है। जानकी, आरती और पूजा, तुम जिन्होंने अपनी अपनी पसंद की साड़ियां खरीद ली है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं तुम्हें दो दो साड़ियां दिलाने वाली थी। अगर तुम अपनी अपनी पसंद की साड़ियां खरीदोगी तो तुम्हें सिर्फ दो दो साड़ियां मिलेंगी, लेकिन अगर तुम मेरे पसंद से साड़ियां खरीदोगी तो मैं तुम्हें 5-5 साड़ियां दिलाऊंगी। अब तुम ही सोच लो, तुम्हें अपने पसंद से खरीदना है या फिर मेरे पसंद से। माँ जी, आपकी पसंद हमारी पसंद, अगर हमें 5-5 साड़ियाँ मिल रही हैं तो फिर हमें आपकी ही पसंद से साड़ियाँ खरीदनी है। हाँ माँ जी, आप ही निकालो हमारी पसंद की 5-5 साड़ियाँ। 5-5 साड़ियाँ जब मिल रही है तो और क्या चाहिए। पूजा, तुम किस सोच में पड़ गई? तुम बताओ, तुमने क्या सोचा है? ले रही हो ना मेरे पसंद से साड़ियाँ? लोगी ही ना 5 साड़ियाँ, देखकर कोई भी पिघल सकता है। माँ जी, कोई भी पिघल सकता है, लेकिन पूजा उन कोई में भी नहीं आती है। आपकी पसंद की 5 साड़ियाँ मुझे जो खुशी नहीं देगी, वो खुशी मुझे अपने पसंद की 2 साड़ियाँ खरीद कर मिलेंगी। इसलिए मुझे आपकी पसंद से 5 साड़ियाँ नहीं चाहिए। मैंने जो पसंद किया है 2 साड़ियाँ वही चाहिए। सविता को लगता है 5 साड़ियों का लालच देकर वो पूजा को अपनी मुट्ठी में कर सकती है, अपनी बात सुनने के लिए मजबूर कर सकती है। लेकिन पूजा खुद के पसंद के आगे सविता ने पसंद की कोई 5 साड़ियाँ ठुकरा देती है। सविता को बड़ा ही घमंड था कि हर कोई उसके घर में सिर्फ उसकी ही बात सुनेगा, जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा। लेकिन हर किसी की अपनी सोच होती है, हर किसी की अपनी पसंद होती है। ये बात वो कहीं ना कहीं भूल गई थी। खुद को शेर समझने वाली सविता को अपनी बहू के रूप में सवा शेर मिल ही जाती है। पूजा सविता के ही घर में रहकर अपने तरीके से जिंदगी जी रही थी और फिर धीरे धीरे पूजा को देखकर बाकी सारे सदस्य अपने विचार और अपनी सोच सविता के सामने रखने की हिम्मत करने लगे थे।